अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या मैं फ़्रांस में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता हूँ? असाइलम कैसे फ़्रांस में अप्लाई किया जाए या कैसे पेरिस ओलंपिक्स देखने के लिए मैं फ़्रांस का वीज़ा हासिल कर सकता हूँ? इन सवालात के जवाबात के लिए मैं सईद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैंने देखा पिछले हफ़्ते में काफ़ी सवालात इकट्ठे हुए थे और उसमें जो मेन कुछ सवालात थे जिनके मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, ताहम मैं फिर जल्दी से उनको रिपीट कर देता हूँ। एक दूसरे ने सवाल किया है कि क्या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप फ़्रांस में गाड़ी चला सकते हैं? मेरे भाई, आप किसी भी अगर गैर मुल्क में जाते हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अगर आपके पास रेगुलर वीज़ा है, वो विज़िट भी हो सकता है, वो दूसरा भी रेज़िडेंट भी हो सकता है, तो आप पहले डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर 3 से 6 महीने तक, नॉर्मली ये 3 महीने होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं लीगली। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इसी मकसद के लिए होता है। ताहम अगर आप किसी मुल्क में रेजिडेंट हैं तो क्या आप वहाँ पर अपना जो कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है उसको तब्दील करवा सकते हैं? तो ये उस मुल्क के कवानीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फ़्रांस, पाकिस्तान या भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका से जो ड्राइविंग लाइसेंस आते हैं, जो लोग अफराद ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को तब्दील नहीं करता यहाँ से फ्रेंच, उनके बदले में फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता। ताहम अगर आप पाकिस्तानी या भारतीय या श्रीलंकन या बांग्लादेशी और आपके पास किसी दूसरे मुल्क का कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे कि यूएई का या सऊदी अरब का, तो क्योंकि इन कंट्रीज़ का एक मुआहिदा है फ़्रांस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज करने का, तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश से ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो तब्दील नहीं होगा। ये मैं फ़्रांस की बात कर रहा हूँ। दूसरी सूरत में अगर आप पुर्तगाल में हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आपको पेपर्स मिलते हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। और हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चेंज नहीं होगा, बल्कि आपका वो जो लोकल डोमेस्टिक ड्राइविंग लाइसेंस होगा, नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो तब्दील होगा। उसके बदले में आपको यहाँ पे नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको आपके नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की बेस पे दिया जाता है। अगर आप फ्रेंच हैं, अगर आप जर्मन हैं, अगर आप पुर्तगाल से हैं या अमेरिकन हैं, और अगर आप पाकिस्तान या भारत में जाकर गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो नेशनल लाइसेंस होगा फ्रेंच वो काम नहीं करेगा, बल्कि उसकी बेस के ऊपर जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू किया हुआ है उसके ऊपर आप पाकिस्तान में या भारत में जाकर गाड़ी चला सकते हैं। तो ये कवानीन दो तरफा लागू होते हैं। एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया है कि वो ओफ़ी के अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे भाई, ओफ़ी 2 तरह के अपॉइंटमेंट देता है। वो पूछ रहे हैं कि मैं कैसे ओफ़ी का अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, या रांदेवू जिसको फ्रेंच में कहते हैं। मेरे भाई, उसमें 2 सूरत हाल होती है। एक सूरत हाल तो ये होती है कि आपने असाइलम अप्लाई करना है, तो आप उस सूरत में टेलीफोन करेंगे, जो ओफ़ी का मकामी तौर पे वहाँ पे नंबर होता है, जैसे इल-द-फ्रांस जो पेरिस का रीजन है उसमें वो नंबर है 0142500900। इसी तरह हर एरिया में वो नंबर डिफरेंट होते हैं और हर एरिया में अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार भी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, सपोज़ आपको अगर कोई पेमेंट नहीं हो रही या आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है, तो उसके लिए फिर आप मकामी ओफ़ी के दफ्तर में चले जाएंगे। वहाँ पे जाके उनका ईमेल, या इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, उनके ईमेल से उनको ईमेल कर सकते हैं। ताहम टेलीफोन नंबर्स अक्सर उनके रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप उनके साथ रब्ता कर सकें। फ़ोन के ज़रिए अक्सर ये बड़ा मुश्किल होता है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप जाएँगे तो वो आपको शायद रिसीव नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ईमेल करें। जब उनको ईमेल करें तो उसके अंदर अपना नुमेरो इत्खोंशे, या जो आपका नंबर होता है, हर शख्स को जैसे आईडी कार्ड वाले का एक नंबर होता है, इसी तरह जो गैर मुल्की अफराद होते हैं उनका भी एक नंबर होता है। तो वो नंबर भी आप उसके अंदर मेंशन करें, अपना नाम, नोम यानी लास्ट नेम, फैमिली नेम और अदर नेम्स या फर्स्ट नेम, और उसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नुमेरो इत्खोंशे या जो फॉरेन नंबर होता है आपका, वो ज़रूर उसके अंदर मेंशन करें। तो उस वक्त में वो आपको बुला लेंगे। एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है, समर शहराजी साहब, उन्होंने सवाल किया है कि अहमद भाई, उनके शायद उनके जो बायोमेट्रिक हुआ था पहले वो स्वीडन में हुआ था, और जब से वो फ्रांस में आए हैं तो उनको बार बार डबल प्रोसीजर में डाल दिया जाता है। फिर भाई, ये बार बार डबल प्रोसीजर में नहीं डाला जाता, बल्कि आप एक ही दफ़ा से डबल प्रोसीजर में होते हैं। सपोज अगर आपने अब उसमें ये देखना होगा, नॉर्मली जिस वक्त आपके डबलिन प्रोसीजर के तहत किसी और कंट्री का बायोमेट्रिक शो हो जाते हैं कि आप किसी और कंट्री में आपके बायोमेट्रिक होते हैं, जैसे आपकी सूरत हाल में स्वीडन है,
तो वो आपको ये कहेंगे, फ्रांस की हुकूमत कहेगी कि आप स्वीडन चले जाएं क्योंकि वहाँ पे आपको राइट हासिल है असाइलम अप्लाई करने का पहले, सबसे पहले। अगर आप नहीं जाते हैं, नॉर्मली वो 6 माह का वक्त होता है, और उस 6 माह के प्रोसीजर को जो फ्रेंच रियासत या कोई भी रियासत होती है, 6 माह के बाद वो ऑब्लाइज होती हैं, उनको ज़रूरी होता है कि उस शख्स को जो अगर 6 माह गुजरने के बावजूद फ्रेंच सॉइल के ऊपर ही है तो उसको असाइलम की फ़ाइल दें असाइलम अप्लाई करने के लिए। ताहम रियासत के पास ये इख्तियार होता है कि इस प्रोसीजर को 6 महीने से 18 महीने तक वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं आई डोंट नो कौन सी आपकी एग्जैक्ट डेट थी जब आप पहली दफ़ा आपकी रिसीपीसी आपके टेस्टेशन के ऊपर वो डेट लिखी होगी। सपोज फर्स्ट कि अगर हम 14 मई काउंट करते हैं तो 14 मई से अगर हम काउंट करें तो 14 मई से 2023 से लेकर 14 मई 2024 तक 12 महीने होते हैं, और उसके बाद फिर तकरीबन सितंबर में आपके 14 सितंबर को आपके 18 महीने पूरे होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 14 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबली 5 आपके सितंबर या अक्टूबर में आपके 18 महीने मुकम्मल होते हैं। उसके बाद आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप जब भी जाएंगे वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये तो प्रोसीजर है। थोड़ा सा बाकी मैं अपने वो प्रोग्राम में मैं एक्सेलरेटेड जो प्रोसीजर है उसके अंदर या डबल प्रोसीजर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका तरीका का क्या होता है। दोस्त है, उन्होंने दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मौका अच्छा है अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आपका कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बैकग्राउंड है तो आप उसकी बेस के ऊपर, आप स्पोर्ट्स कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे, बैडमिंटन के हैं, कोई टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं, कोई आप एथलेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी आकर आप अपने मुल्क में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ओलंपिक्स देखने की गर्ज से। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओलंपिक्स का टिकट होना चाहिए आपका। बहुत सारे इवेंट्स हैं, कुछ के बहुत सस्ते टिकट्स भी हैं, अभी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके टिकट्स बहुत महंगे हैं, वो तकरीबन अब इस वक्त जो अवेलेबल है वो तकरीबन 2700 यूरो का टिकट है ओपनिंग सेरेमनी का। एंडिंग सेरेमनी है, ख़त्म होने वाली है, उसके टिकट्स कंपैरेटिवली इस वक्त सस्ते हैं, वो उसको आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, ये ओलंपिक्स की जो प्रॉपर वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है पेरिस ओलंपिक्स की, उसके ऊपर आप जाकर टिकट्स बाय कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपके पास टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास रिसोर्सेज आप प्रूफ कर सकें एम्बेसी को कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि आप फ्रांस में जा रहे हैं, ओलंपिक्स देखने की घर से जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। तो ये उस हवाले से आप पेरिस ओलंपिक्स के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और सवालों की तरफ आते हैं। दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या अगर हम असाइलम अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में हमें पासपोर्ट सरेंडर करना होगा? इफ़ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट दे डोंट नीड योर पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यू डोंट नीड टू शो, हाउ कैन यू गिव इट टू दैम? आप कैसे उनको दे सकते हैं? वो आपसे पासपोर्ट डिमांड करते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पासपोर्ट दें, उसके बगैर भी आपकी असाइलम हो सकती है। पासपोर्ट सरेंडर करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप पासपोर्ट सरेंडर नहीं होता, आपकी नेशनलिटी उसी कंट्री की रहती है जिससे आपका ताल्लुक होता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी ही रहेगी, जो आपको कार्ड मिलेगा उसके ऊपर भी आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी ही लिखी होगी। जब आपको तीत खुदाई हो या ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलेगा उसके ऊपर भी आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी या भारतीय ही, इंडियन ही लिखी होगी, या बांग्लादेशी, जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक है। तो अब नेशनलिटी सरेंडर नहीं करते। नेशनलिटी उस सूरत में सरेंडर करते हैं जब यहाँ के आप नेशनल हो जाएं और आप एक ऐसे मुल्क के शहरी हो जैसे भारत, जो कि डुअल नेशनलिटी की इजाज़त नहीं देता, तो उस सूरत में आपको एक नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ती है। हाँ, रिफ्यूजी या असाइलम सीकर होते हुए आप अपने मुल्क, जब आप एक्सेप्ट हो जाते हैं आपके असाइलम, तो आप अपने मुल्क से कोई भी डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये डिमांड नहीं कर सकते लीगली आपको, क्योंकि आप बता रहे हैं उनको कि हमें ख़तरा है, तो इस वजह से हम आपकी ये कैसे मुमकिन है कि आपको ख़तरा भी है उस मुल्क से और आप उस मुल्क के एम्बेसी से कोई डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट लॉजिकल। सो लॉजिकली आप नेशनलिटी सरेंडर नहीं करते। सिर्फ ये होता है कि आप नेशनलिटी आपकी वही रहती है, सिर्फ ये होता है कि आप पासपोर्ट आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं है आपके पास तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूसा ने पूछा है, मूसा भाई आपने पूछा है ड्रेनिंग के बारे में। मुझे आई डोंट नो व्हाट ड्रेनिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, किस ड्रेनिंग की बात करें? अगर आप थोड़ा एलेबोरेट कर दें सवाल को तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, दोस्तों ने दुआएं दी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्त ने उन्होंने सवाल किया है कि शायद मैं अगर समझ सका हूँ तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था उफ्रा ने, और उसके बाद उनको बताया गया था कि आप वो इंटरव्यू के लिए दोबारा बुलाएंगे, शायद उनके पास वक्त नहीं था, और उनका कहना है कि 2.5 महीने हो गया उनको दोबारा इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया।
तो मेरे भाई इसमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। आप जो ओफ्रा की वेबसाइट के ऊपर जो आपका वहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, या अगर आपको बाय डाक वो भेजते हैं, पोस्ट भेजते हैं, तो आप चेक करते रहें कि आपकी कोई डाक मिस ना हो या आपका कोई लेटर मिस ना हो। तहाँ वो आपको बुलाएंगे ज़रूर, लेकिन उनका कोई परमानेंट डिले फिक्स नहीं है कि हम वो महीने में बुलाएंगे या 6 महीने में बुलाएंगे। एनीवेज वो आपको दे विल कॉल यू बाय ऑल मीन्स फॉर अनदर इंटरव्यू, क्योंकि जब तक आपका इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होगा तब तक वो आपको कोई भी डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये कुछ सवाल थे जिनके मैंने आपको सोचा कि आपको जवाब दे दूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।